हेलो गाइस एंड गर्ल्स, वेलकम बैक। हमने पहले जो पढ़ा था, आई होप आप लोगों ने वो खुद से रिवाइज किया होगा। और एवरीडे 1 घंटा थियोरी सब्जेक्ट को देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज थियोरी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एक साथ में रिवाइज करने के लिए। बट एवरीडे अगर आप एक एक बार अगर थियोरी सब्जेक्ट्स के लिए दोगे तो इट रियली बिकम्स वेरी इजी। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा टफ होगा, थोड़ा हेक्टिक होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा चार्ट है बिजनेस एक्टिविटीज़ का। तो मैं कोशिश करूँगी कि पूरा चार्ट इस वीडियो में ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये जो पार्ट है ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो हमने पहले पढ़ा था कि बिजनेस क्या होता है, फिर हमने पढ़ा था प्रोफेशन क्या होता है, और फिर हमने पढ़ा था कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ठीक है। तो आगे अब हमें प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के डेप्थ में नहीं जाना है, बिकॉज हमने कॉमर्स लिया है एंड कॉमर्स इज ऑल अबाउट बिजनेस। ठीक है। प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट इसका कोई हिस्सा नहीं है, वो तो बस हमें इंट्रोड्यूस करा रहे थे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कौन से एक्टिविटीज़ आते हैं। बट बिकॉज वी आर डूइंग कॉमर्स, तो हमारे लिए बिजनेस इज द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो बाकी जो हमने टर्म्स पढ़े हैं दैट वाज जस्ट फॉर द आंसर से, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज अबाउट द बिजनेस एक्टिविटीज़। तो अब हम पढ़ेंगे कि बिजनेस एक्टिविटीज़ के क्लासिफिकेशन क्या है। तो देखते हैं। बिजनेस एक्टिविटी may be broadly classified into two categories. The first one is industry and the second is commerce. ठीक है। तो इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज। वाइल, अभी ये चीज़ मार्क करते जाना, जैसे मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मार्क कर रही हूँ। जो पहला वाला सेंटेंस है वो इंडस्ट्री का डेफिनेशन है। मतलब इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्री में किसी भी गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन होता है। किसी भी गुड का प्रोडक्शन होना, कोई सर्विस प्रोवाइड करना, ये इंडस्ट्री का काम है। वाइल द कॉमर्स इज मेनली कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कॉमर्स का काम क्या है पता है, जो गुड्स और सर्विस हमने प्रोड्यूस की है या प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको जगह जगह पहुंचाना कॉमर्स का काम है। तो ये दोनों पार्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंडस्ट्री नहीं होगा तो हम डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे, और अगर इंडस्ट्री है तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो हमारा सेल कैसे होगा, हमें प्रॉफिट कैसे होगा। रिमेंबर आई टोल्ड यू कि प्रॉफिट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस। तो अगर हमने प्रोडक्ट्स बना लिए और वो लोगों तक पहुँचे ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा है कि नहीं। इसीलिए इन दोनों हाथों का होना बहुत ज़रूरी है, इंडस्ट्री एज वेल एज कॉमर्स। अब आगे देखते हैं ये कैसे क्लासीफाई हुआ है। ये हमने पढ़ा, बिजनेस इज क्लासिफाइड इनटू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। जब भी आप ये सारी चीज़ें वर्ड पढ़ोगे, इंडस्ट्री पढ़ोगे, तो आपके दिमाग में फटाक से आना चाहिए कि वो इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज, वाइल कॉमर्स इज मेनली कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन। अब इंडस्ट्री फर्दर डिवाइड होता है 3 पार्ट में: प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। ठीक है। तो ये फॉर अभी हम देखेंगे कि ये इंडस्ट्रीज क्यों ऐसे डिवाइड हुआ है। बट फॉर नाउ आप इतना याद रखो कि बिजनेस के 2 पार्ट्स हैं, इसमें इंडस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं। अब प्राइमरी इंडस्ट्री में सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर, फिर आता है एक्सट्रैक्शन। ये इसमें दिख नहीं रहा होगा बट आपके पीडीएफ में बराबर होगा, एक्सट्रैक्शन। एंड देन थर्ड वन इज अ जेनेटिक इंडस्ट्री। इसको इन डिटेल आगे पढ़ेंगे कि ये अंदर क्या होता है, बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ इस चार्ट के हिसाब से कि आज का वीडियो किस चीज़ के ऊपर होगा। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर आता है मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है। टर्शरी इंडस्ट्री में आता है ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, होटल, टूरिज्म एंड एंटरटेनमेंट। ये तो हो गया इंडस्ट्री के बारे में। इंडस्ट्री में 3 पार्ट्स है और उन तीनों में सब पार्ट्स हैं कि प्राइमरी इंडस्ट्री में कौन सी इंडस्ट्रीज आती है, सेकेंडरी में कौन सी आती है और टर्शरी में कौन सी आती है। दूसरी जगह पे है कॉमर्स, रिमेंबर डिस्ट्रीब्यूशन। कॉमर्स में 2 पार्ट होता है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। ठीक है। अब देखते हैं कि ट्रेड क्या होता है। ट्रेड तो हमको मालूम है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो ट्रेड के अंदर 2 पार्ट होता है, एक है होम ट्रेड और दूसरा है फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड मतलब एक होलसेल ट्रेड और एक रिटेल ट्रेड। मैंने आपको अर्लियर एक चेन में बताया था कि होलसेल ट्रेडर वो होता है जिसके पास लॉट में गुड्स आते हैं। तो अगर हमने सुना होगा ना कि होलसेल में बिक रहा है, क्योंकि वो चीज़ सस्ती होती है, क्योंकि उसमें रिटेलर का मार्जिन नहीं होता है। द सेकेंड वन इज रिटेल ट्रेड, जो हम नॉर्मल किराने की दुकान से अपना सामान लेते हैं, वो रिटेलर है।
हावेवर जब हम बड़ी क्वांटिटी में गुड्स खरीदते हैं तो वो होलसेलर होते हैं। फॉरेन ट्रेड में तीन चीजें आएंगी, एक आएगा इम्पोर्ट। इम्पोर्ट के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, बट मैं बता दूं इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, किसी दूसरी कंट्रीज से गुड लाना। सेकेंड इज एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, अपनी कंट्री से गुड्स बाहर बेचना। थर्ड इज एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट या री एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, सपोज मैं इंडिया में हूँ, ठीक है, मैंने गुड्स सिंगापुर से खरीदे और अमेरिका में बेच दिए, तो एक तरह से इंपोर्ट करके दूसरी जगह एक्सपोर्ट करने को हम एंट्री पोर्ट बोलते हैं। कॉमर्स का भी एक दूसरा सब पार्ट है, वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। यहाँ पे दिखेगा नहीं पीडीएफ, बट आपके पीडीएफ और टेक्स्ट बुक में ये बराबर होगा। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है मालूम है, हमने पढ़ा था ट्रेड का मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है, ऐसे ऐसे चीजें जो बाइंग और सेलिंग के लिए मदद करती हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे कि ऑक्सिलरीज में फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट। अभी आप सोचो, आप गुड्स बेच रहे हो बट ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, तो आप बेचोगे कैसे, आपका गुड्स जाएगा कैसे कंज्यूमर तक। सेकेंड इज वेयर हाउसिंग। अगर मैं रिटेलर हूँ या होलसेलर हूँ और मैं गुड्स बेच रही हूँ, मैंने बहुत सारा लॉट में गुड्स ला के रखा है अपने पास, ठीक है, तो ज़रूरी तो नहीं कि वो सारी चीज़ें एक साथ में बिक जाएंगी, तो मुझे उसको स्टोर करने के लिए एक वेयर हाउस की ज़रूरत होगी। तो वेयर हाउसिंग इज अ सेकेंड ऑक्सिलरी टू। अभी इसको ऑक्सिलरी टू ट्रेड बोलो या एड्स टू ट्रेड बोलो। एड्स मतलब सपोर्ट सिस्टम जो ट्रेड्स के लिए हेल्प करता है। द थर्ड वन इज इंश्योरेंस। समझ लो मैंने गोडाउन में गुड्स रखे हैं और बारिश की वजह से बिक गए, या शिप से आ रहा है गुड्स और वो डूब गया, तो इंश्योरेंस होना ज़रूरी है गुड्स का। बैंकिंग, क्योंकि हमारे सारे ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू होंगे। फिफ्थ वन इज एडवर्टाइजिंग। क्यों, क्योंकि एडवर्टाइजिंग नहीं होगा तो हम कैसे लोगों को बताएंगे कि हम ये गुड्स बेच रहे हैं। एडवर्टाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलेगा तो वो खरीदेंगे नहीं। सिक्स्थ इज मर्केटाइल एजेंट्स। अभी कैसे होता है, मैं महाराष्ट्र में हूँ, तो मैं पूरे इंडिया में घूम घूम के अपने गुड्स नहीं बेच सकते, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर बिजनेस बड़ा है तो हम क्या करेंगे, हम हर स्टेट में एक एजेंट अपॉइंट करेंगे। तो क्या होगा, मैं मेरे एजेंट्स को बता दूंगी कि मेरे ये गुड्स है, ठीक है। अब वो लोग का काम है कि वो उस स्टेट पर्टिकुलर स्टेट में जाके मेरे गुड्स को एडवर्टाइज करें और उसको बेचें। सेवेंथ इज कम्युनिकेशन। गुड्स बेचना और बिजनेस करना इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। अगर आप किसी से कम्युनिकेट नहीं करोगे और बोलते ना गुड्स का एडवर्टाइजिंग नहीं करोगे, तो कुछ भी नहीं होगा, तो फिर वो गुड्स आपके पास ही रखने पड़ेंगे आपको। अभी ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया था, इसको इन डिटेल पढ़ेंगे आगे, ठीक है। Let's start with industry. Industry simplifies the economic activity that are associated with conversion of resources into goods that are ready for use. समझ रहे हो इसमें क्या लिखा है, conversion of resources into goods that are ready for use। मतलब हमारे पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं, जैसे समझ लीजिए वुल, ठीक है, हमने शिप में से वुल निकाला है। अब उससे मैं ऐसा कुछ आइटम बनाऊंगी जो रेडी फॉर यूज एक गुड में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि स्वेटर बना दिया या शॉल बना दिया, ठीक है। तो ये काम इंडस्ट्री का होता है, किसी एक रिसोर्स को गुड में कन्वर्ट करना इंडस्ट्री का काम होता है। दिस इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, माइनिंग, ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। अब इसमें ये प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स तो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। प्रोडक्शन मतलब किसी भी गुड को बनाना। माइनिंग मतलब आपने सुना होगा कि कोल माइनिंग होता है, मतलब हम अंडरग्राउंड कोल का माइनिंग करते हैं, कोल निकालते हैं, कोयला निकालते हैं वहाँ से, ठीक है। तो ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, जो एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे hen, ठीक है। एक मुर्गा है, उसका जो अंडा है फिर उसको हम अ, बढ़ने देंगे ताकि उसमें से और एक मुर्गा निकले, तो इसको हम ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स बोलते हैं। The goods produced by the consumer goods or capital goods. Normally, consumer goods are directly consumed by final consumer. Consumer goods are directly consumed by final consumers, whereas capital goods are used by another industry for further protection प्रोडक्शन। तो मैं आपको बताऊं, अब इसमें क्या बोला हुआ है कि गुड्स है ना, दो टाइप के हो सकते हैं, एक कंज्यूमर गुड, दूसरा कैपिटल गुड। कंज्यूमर गुड क्या होता है, कंज्यूमर गुड वो गुड्स है जो
डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम करता है, जैसे कि चाय पत्ती हो गई या नॉर्मल राशन का सामान हो गया या कोई भी ऐसी स्टेशनरी जो डायरेक्टली कंज्यूमर खुद कंज्यूम करता है। और कैपिटल गुड्स क्या होता है, जैसे मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हो गया, ये सारी चीज़ें कंज्यूमर तो कंज्यूम करता ही है, बट ऑन अदर हैंड ये सारी चीज़ें दूसरी इंडस्ट्रीज भी यूज़ करती हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अब जैसे कोई मशीनरी है, हमने कोई मशीनरी प्रोड्यूस की, तो हो सकता है वो मशीनरी कोई दूसरा इंडस्ट्री हमसे खरीदे ताकि वो अपना काम उससे चला सके, है कि नहीं? The term industry also means group of firms producing similar or related goods. Example, sugar industry refers to all the manufacturing units producing sugar from sugarcane. Similarly, electronic industry would include all the firms producing electronic. अभी जैसे हर इंडस्ट्री के मतलब कैसा होता है कि वो ग्रुप होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि शुगर बनाने वाली हर कंपनी शुगर इंडस्ट्री में आएगी। इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने वाली हर कंपनी जैसे एलजी है, सैमसंग है, तो ये सारी चीज़ें एक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो जाएगी। वैसे इंडस्ट्री मतलब एक ग्रुप होता है, कोई एक कंपनी नहीं होता है। उस जो एक ही आइटम बनाती है, होमोजेनियस प्रोडक्ट्स बनाती है, वो सब एक इंडस्ट्री माना जाएगा। इट ऑल्सो क्रिएट्स सर्विसेज लाइक बैंकिंग, होटल, इंश्योरेंस एंड टूरिज्म एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम बोलते हैं ना कि बैंकिंग इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री में ही आएंगी। द इंडस्ट्री क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी, इट कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू यूजेबल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। All this is possible with manpower, machine power, and large capital investment. अब इंडस्ट्री काम कैसे करती है? सबसे पहले तो उसमें मैन पावर तो होना बहुत ज़रूरी है, एम्प्लॉयज़ तो होते ही है हर कंपनी में। मशीन पावर होना ज़रूरी है क्योंकि अब टाइम चेंज हो गया है। पहले के ज़माने में आपको पता होगा कि हैंडीक्राफ्ट्स होते थे, हैंडलूम्स होते थे, लोग हाथ से एम्ब्रॉयडरी करते थे, बट अब मशीन आ गई है। क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारा टाइम भी बचेगा और डिफेक्ट्स भी कम होंगे और मैन पावर भी कम लगेगा, तो मैन पावर के साथ साथ मशीन पावर भी ज़रूरी है। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगर पैसा ही नहीं है तो ना रॉ मटेरियल आएगा, ना आप मैन पावर को सैलरी दे पाओगे, ना आप मशीन का खर्चा उठा पाओगे और कुछ भी नहीं बढ़ेगा। सो मैन पावर और मशीन पावर तो है ही, बट लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। Industrial activities are conducted in factories, workshops, sheds, or even sometimes at home. It all depends on the size of industry. अब आपका इंडस्ट्री कौन से चीज़ का है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे होगा काम। जैसे अगर आप जैसे पार्ले जी की फैक्ट्री ले लीजिए, अब उनका बहुत बड़ा काम है तो उन्होंने एक अलग से फैक्ट्री सेटअप कर दी है। और जैसे अब अगरबत्ती बनाना है, ठीक है, अगरबत्ती बनाने के लिए जो लोग काम करते हैं वो लोग अपने घर से ही कर लेते हैं वो काम, उसके लिए अलग से कोई फैक्ट्री बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ इंडस्ट्री। अब उसके आगे हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। कौन सा था? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कि प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है। प्राइमरी इंडस्ट्री इज कंसर्न विद नेचर। नेचर मतलब अपना एनवायरनमेंट, वो बिहेवियर वाला नेचर नहीं, एनवायरनमेंट। मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री में जो भी चीज़ें हैं वो अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। इट इज़ नेचर ओरिएंटेड इंडस्ट्री। द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री may be used as input to secondary industry, and primary industries are of 3 types. अब कैसा होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री जो भी रिसोर्स मिलता है वो नेचर से मिलता है उसको, ठीक है, और जो उसका जो गुड्स बनता है प्राइमरी इंडस्ट्री में, वो गुड्स सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए इनपुट का काम करती है। मतलब सेकेंडरी इंडस्ट्री उस चीज़ को फर्दर प्रोसेस करता है। अब प्राइमरी इंडस्ट्री में जो 3 पार्ट थे वो थे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, उसका मतलब है दिस इंक्लूड्स फार्मिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ लैंड। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स लाइक फर्टिलिटी ऑफ लैंड, क्लाइमेटिक कंडीशन, रेनफॉल। अब एग्रीकल्चर सुनते ही हमें फार्मर्स की याद आती है और लैंड का याद आता है, तो ठीक है, तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में क्या है? फार्मिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ लैंड। तो अभी लैंड है, वो नेचर है, हम उसके अंदर सीड्स डालते हैं और क्रॉप्स उगाते हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्री का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया, सीड्स डालो और क्रॉप्स उगाओ, ठीक है, ये इतना ही काम था प्राइमरी इंडस्ट्री का।
और ये सारी चीजें कैसे अभी जो भी हम जैसे अनाज डाल रहे हैं चावल का या गेहूं का, तो उसका जो क्वालिटी है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा कि लैंड कितना फर्टाइल है, कितना उपजाऊ है, उसके अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स है ताकि वो क्रॉप्स को दे सके। सेकेंड इज क्लाइमेटिक कंडीशन, अगर उसको बराबर धूप और पानी नहीं मिल रहा है या उसको हम बराबर बोलते हैं ना हार्वेस्ट नहीं कर रहा है तो फिर नहीं उगेगा वो बराबर। और रेनफॉल, अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो भी क्रॉप खराब हो जाएगा और बिल्कुल बारिश नहीं हुई तो भी क्रॉप्स खराब हो जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपका एग्रीकल्चर इंडस्ट्री डिपेंड करता है। द सेकेंड वन इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ निकालना, to extract something, ठीक है। So this industry draws out, that means removes, draws out products from natural resources, that is soil, air and water. Soil, air and water is nature, right? तो जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है वो इन सब चीज़ों से कुछ प्रोडक्ट्स निकालता है, जैसे कि जनरली द प्रोडक्ट्स आर इन रॉ फॉर्म, दे आर यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश प्रोडक्ट्स। अभी एग्जांपल दिया, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड मिनरल्स फ्रॉम अंडरग्राउंड। आपने सुना रहेगा ना कि अरब साइड में पेट्रोल एंड ऑयल सब जमीन के अंदर से मिलता है। सो दोज आर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड मिनरल्स। फिशिंग, हम पानी में से फिशिंग करते हैं। फिर फॉरेस्ट्री है, जो हम वुड काट के लाते हैं अपने फर्नीचर्स बनाने के लिए, ये सारी चीज़ें हम फॉरेस्ट से लाते हैं। सो ये हम नेचर से ला रहे हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल्स हमको नेचर प्रोवाइड कर रहा है। तो वहाँ से जो चीज़ें मिलती है उसको वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होती है। इट मे बी यूज्ड इन क्रूड फॉर्म एंड मे बी सेंड टू अदर इंडस्ट्री फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। अब जैसे जो एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल है जो आप अरब साइड में निकालते हो, वो पेट्रोल है, वो हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं या फिर उसको हम फर्दर प्रोसेस करेंगे तो उससे कुछ और भी बन सकता है, राइट। द थर्ड वन इज जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होता है, ऐसा इंडस्ट्री जो और रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन करता है, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि एक मुर्गे से दूसरा मुर्गा और फिर उससे और दो तीन चार, फिर दूसरी चीज़ें अगर बोल सके तो गाय, काउज, अगर काउज को हम रिप्रोड्यूस करते हैं तो उसमें से एक और काव आएगा और ऐसे बहुत सारे काउज हो जाएंगे, फिर उनसे और दूध मिलेगा, ठीक है। सो दीज आर एनिमल हस्बेंड्री, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। द सेकेंड थिंग इज दिस सेरिकल्चर। सेरिकल्चर आप मीनिंग लिख लीजिए, जो भी आपके पास नोटबुक या टेक्स्ट बुक है। सेरिकल्चर का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। अब आपको पता है सिल्क कैसे बनता है, सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म एक पतला सा धागा बनाता है, मतलब दैट्स अ नेचर, ठीक है। तो वो धागा बनता है और वही सिल्क वॉर्म को मतलब उसके बच्चे और ऐसे रिप्रोड्यूस करते हैं और फिर वो धागे से हम सिल्क बनाते हैं जो हम यूज़ करते हैं, सिल्क साड़ीज वगैरह, टी शर्ट और रिबन्स। द नेक्स्ट थिंग इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है आपने नर्सरी देखी होगी ना, प्लांट नर्सरी होती है जो कांच के अंदर प्लांट्स वो लोग रखते हैं, गार्डनिंग करना, इसको हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, गार्डनिंग को। तो आई होप दिस टर्म्स आर क्लियर, अगर नहीं है तो आप फिर भी वीडियो पॉज करके एक बार रिपीट पे सुनिए और बाजू में लिख दीजिए मीनिंग, बिकॉज एंड एंड में याद नहीं आएगा आपको। अब प्राइमरी हमने पढ़ लिया है, लेट्स रिवाइज। बिजनेस एक्टिविटीज के दो पार्ट हैं, फर्स्ट वन इज इंडस्ट्री, सेकेंड इज कॉमर्स, ठीक है। इंडस्ट्री के तीन पार्ट्स हैं, उसमें प्राइमरी हमने पढ़ लिया। प्राइमरी के अंदर क्या था, एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक, ठीक। अब सेकेंडरी पे आते हैं। रिमेम्बर मैंने क्या बोला था, प्राइमरी इंडस्ट्री का जो गुड्स प्रोड्यूस होता है वो सेकेंडरी के लिए इनपुट होगा। मतलब हमने प्राइमरी में इनपुट कहाँ से लिया था, नेचर से लिया था, बट सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करेगा, प्राइमरी इंडस्ट्री से लेगा, वो नेचर को हार्म नहीं करता है, वो प्राइमरी इंडस्ट्री को प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करता है। तो सेकंड वाला है दिस इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन प्राइमरी। मैंने आपको बताया ना वो नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, वो प्राइमरी इंडस्ट्री जो उसको थाली में ला के देते वो वही खाएगा या उसको फर्दर प्रोसेस करेगा। दे कन्वर्ट रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड बाय द प्राइमरी इंडस्ट्री इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। जैसे जैसे प्राइमरी इंडस्ट्री क्या करेगा, फॉर एग्जांपल वो खेत में टमाटर उगाएगा,
टमाटर उगाने से लेके तोड़ने तक प्राइमरी इंडस्ट्री का काम है। अब उस टमाटो से टोमेटो केचप बनाना या सॉस बनाना वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम है। वो इनपुट लेके उसको फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करेगा, राइट। तो यहाँ पे भी दिया हुआ है टोमेटोज प्रोवाइडेड बाय द प्राइमरी इंडस्ट्री आर यूज्ड टू मेक सॉस एंड केचप। तो टोमेटोज को केचप बनाने का काम सेकेंडरी इंडस्ट्री करती है। अब सेकेंडरी में भी हमने पढ़ा था कि दो टाइप होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक कंस्ट्रक्शन। These manufacturing industries are engaged in transforming raw materials into finished product with help of machine and machine power. ठीक है? The final good may be capital goods or consumer goods, depends. Manufacturing industry क्या करता है? वो raw material को finished good में transform करता है. Simple है. मशीन और पावर यूज करके टोमेटो से टोमेटो केचप बना देगा. As simple as that. मशीन और मैन पावर यूज करके व्हीट से बिस्किट्स बनाएगा. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या करता है? दिस इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स, tunnels, canals, metro. In case of other industry, goods can be produced at one place and sold at another place, but goods made and sold by these industry are at one place. This is only industry which creates a immovable wealth. अभी इस चीज को सर्कल करना, immovable wealth मैं बताती हूँ. इनका क्या बोलना है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो चीज़ें बनाती है या कोई भी इंडस्ट्री जो चीज़ बनाती है वो उसका जो गुड्स या सर्विस है वो एक जगह से दूसरे जगह पे मूव किया जा सकता है. जैसे अगर मैंने टोमेटो उत्तर प्रदेश में उगाए हैं तो उसको मैं राजस्थान बेच सकती हूँ, राइट. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर मैंने केचप यहाँ पे बनाया है तो मैं उसको दूसरे स्टेट में बेच सकती हूँ. बिस्किट्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर किए तो वो कहीं और बेचा जा सकता है. बट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज द ओनली इंडस्ट्री, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों का मिला के सिर्फ यही एक इंडस्ट्री है जो ऐसी चीज़ें बनाता है जो एक जगह पे ही होती है. अब इमेजिन आपने कोई बिल्डिंग बनाई है या डैम्स है, ब्रिजेस है, वो जहाँ पे है वहीं रहेगी, वो मूव नहीं होगी. तो दिस इज द ओनली इंडस्ट्री जो इमूवेबल गुड्स बनाती है. ठीक है. तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का काम है कंस्ट्रक्शन करना, बट ये अगर आपके सिलेंडर ब्लैंक्स में आया तो याद रखना, द ओनली इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूसेस द इमूवेबल वेल्थ इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. थर्ड इज टर्शियरी इंडस्ट्री. दे प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्विसेज. मतलब टर्शियरी, अब या ये देखो, रॉ मटेरियल हमने नेचर से लिया, प्राइमरी इंडस्ट्री में उससे कुछ गुड्स बनाए, वो गुड्स फर्दर प्रोसेस होते हैं सेकेंडरी में और फिनिश्ड गुड बने. फिनिश्ड गुड्स इज अ फाइनल गुड दैट इज सप्लाइड टू कंज्यूमर्स, राइट. तो टर्शरी का काम क्या होगा? वो प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करने का काम करता है. वहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं होता है. तो सर्विस फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय दिस इंडस्ट्री. It includes transport, banking, which comes under the traditional category, whereas in modern times, hotel industry, tourism industry, entertainment industries are also included. मैंने आपको बोला था अगर आप गुड्स प्रोड्यूस करते हो और आपके पास ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, राइट. तो अगर ट्रांसपोर्ट नहीं है तो आप एक जगह से दूसरी जगह कैसे दोगे गुड्स? बैंकिंग नहीं है. तो अगर पहले के ज़माने में तो ठीक है पैसे आते थे, खुद इंसान लेके आता था, बट अभी इतना टाइम नहीं है. वी ऑलवेज मेक पेमेंट थ्रू चेक्स या फिर हम ऑनलाइन कर देते, तो उसके लिए बैंक अकाउंट बहुत होना ज़रूरी है. द अदर थिंग इज होटल इंडस्ट्री, फिर टूरिज्म इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें सपोर्ट सर्विसेज देती है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री. तो यहाँ पे हमारा वो पार्ट खत्म हो गया. कौन सा वाला? इंडस्ट्री का पार्ट खत्म हो गया. द सेकेंड वन इज कॉमर्स. कॉमर्स का मतलब क्या है? अभी हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेते हैं कि कॉमर्स का मतलब क्या है. कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विच इज कंसर्न्ड विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्री. इंडस्ट्री का काम है गुड्स बनाना, बस. गुड्स बन गया, फिनिश गुड्स बन गया, काम खत्म. उसके आगे का जो गाड़ी है वो कॉमर्स लेके जाता है. कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूशन करता है, एडवर्टाइज करता है, लोगों को बताता है गुड्स के बारे में, सेल करवाता है चीज़ें. इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग फ्री एंड अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ गुड्स. Commerce bridges the gap between producers and consumers by exchange of goods and services for money or money's worth. अब मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैंने टोमेटो केचप बनाया, मैंने बिस्किट्स बनाए, मैंने क्लोथ बनाया, मैंने
कोई भी गुड प्रोड्यूस किया है, ठीक है। अब कंज्यूमर्स वास्ट, मतलब दुनिया बहुत बड़ी है, मेरा गुड्स कहीं भी बिक सकता है, ठीक है। बट वो ब्रिज, एक जो गैप है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, वो गैप को फिल करने का, वहाँ पे एक ब्रिज बनाने का काम कॉमर्स करता है। कैसे? कॉमर्स हेल्प करता है कि मेरी गुड्स लोगों तक पहुँचे और लोग उसको उसका पेमेंट करें, मुझे उसका पैसा मिले, रिवॉर्ड मिले, राइट। द कॉमर्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मैंने बोला था, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज को हम एड्स टू ट्रेड भी बोल सकते हैं। अब ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद मनी और मनीज वर्थ। पैसे के लिए या पैसे से इक्विवेलेंट कुछ है तो उसके लिए बाइंग एंड सेलिंग करना। गुड्स आर मेड अवेलेबल टू कंज्यूमर इन डिफरेंट मार्केट्स। डिफरेंट मार्केट्स क्यों बोला? क्योंकि मैंने गुड्स महाराष्ट्र में बनाया तो ज़रूरी नहीं है कि वो गुड्स सिर्फ महाराष्ट्र में बिकेगा, राइट। मैं तो ये सोच के बना रही हूँ ना कि पूरे इंडिया या पूरे वर्ल्ड को उस चीज़ का बेनिफिट हो। The trade facilitates transfer of ownership and possession of goods and services from seller to buyer. ओनरशिप तो सबको मालूम है, मतलब ये गुड मेरा है, मैंने ये वॉच बनाई है तो इस पे मेरा ओनरशिप है। पोजेशन मतलब मेरे पास है, ठीक है। अगर मैं किसी को वो घड़ी सिर्फ रखने के लिए दूँ तो मैंने उसका पोजेशन ट्रांसफर किया है, बट ओनरशिप अभी मेरे पास है, मतलब वो घड़ी अभी भी मेरे पास है, बस पहनने के लिए दिया है, मतलब पोजेशन ट्रांसफर कर दिया है। बट ट्रेड क्या करता है? ओनरशिप और पोजेशन दोनों ट्रांसफर करता है सेलर से बायर तक। द ट्रेड इज फर्दर क्लासिफाइड एज होम ट्रेड और इंटरनल ट्रेड। अब होम ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। इंडिया में होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो ये होम ट्रेड में मतलब एक अपना कंट्री इंडिया है, तो मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करूंगी कि जब ट्रेड का नाम लेते हैं और होम ट्रेड का नाम लेते हैं स्पेशली, तो ये सिर्फ बाइंग और सेलिंग होगा इंडिया के अंदर ही अंदर बाउंड्रीज में, अपने कंट्री के बाउंड्रीज में, उसको होम ट्रेड बोलते हैं। इट इज कंडक्टेड विद लोकल करेंसी, मतलब रुपीज, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मतलब कोई भी गुड बेचोगे ऑल ओवर इंडिया, आपको पैसे रुपीज ही मिलेंगे, करेंसी, लोकल करेंसी। अब होम ट्रेड में दो टाइप के ट्रेड होते हैं, एक होता है होलसेल ट्रेड और दूसरा होता है रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड में क्या होता है कि गुड्स बहुत बल्क में परचेज किया जाता है, मतलब क्वांटिटी वाइज बहुत, मतलब बोलते हैं ना, बहुत सारा गुड्स परचेज किया जाता है होलसेल ट्रेड में। A wholesaler purchases in large quantities from the producers and sells in small quantities to the retailers. मैंने आपको पता है पहले ये ऐसे कुछ बताया था, वापस लिख रही हूँ। मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर से गुड्स आता है होलसेलर के पास, वहाँ से गुड्स जाता है रिटेलर के पास और रिटेलर से फाइनली कंज्यूमर्स खरीदते हैं। तो मैन्युफैक्चरर वो इंसान है जो गुड्स बनाता है, ठीक है। अब उससे लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स कौन खरीदता है? होलसेलर। और वो फिर छोटे छोटे क्वांटिटीज में रिटेलर में बेचता है, रिटेलर को बेचता है और रिटेलर उसको फर्दर और छोटे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर बेचता है। रिटेल ट्रेड में क्या है? रिटेल ट्रेड इज अ बिजनेस एक्टिविटी एसोसिएटेड विद सेल ऑफ गुड्स टू फाइनल कंज्यूमर। जो हम किराने की दुकान से लेते हैं या हमारे लोकेलिटी में जो दुकान है, वो सारे रिटेलर्स है, क्योंकि वो डायरेक्टली कंज्यूमर से डील करते हैं। और कंज्यूमर कौन है? मेरे और आपके जैसे नॉर्मल लोग। A retailer is the one who purchases from wholesaler or sometimes directly from the producer and sells them in the smaller quantities to final consumer. Retailer is the link between wholesaler and sometimes manufacturer to ultimate consumer. तो आपने कहीं कहीं देखा होगा ना कि आप किसी दुकान में सपोज अभी पेंडेमिक चल रहा है कोरोना का, तो मैं वो बोलती हूँ, अगर आप किसी एक दुकान से लेने जाते हो मास्क और वो आपको 200 का दे रहे हैं, ठीक है, और वहीं पे लोकेलिटी में आप दूसरे दुकान में जाते हो तो वो मास्क आपको 150 में दे रहे हैं, तो क्यों? सेम मास्क का रेट कम है। तो पॉसिबल है कि जो कम रेट में दे रहा है वो बंदे ने होलसेलर से नहीं बट डायरेक्टली प्रोड्यूसर से खरीदा हो। तो उसमें क्या होता है? होलसेलर का मार्जिन रह गया, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट ऐड करके तुमको बेच रहा है, ठीक है। तो दिस इज पार्ट, कभी कभी नॉर्मली चेन ऐसे ही जाता है, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर। बट कभी कभी रिटेलर का अगर पहचान है तो वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से लेगा और उसका जो गुड्स होगा ना,
वो सस्ता ही होगा बाकी लोगों से। द सेकेंड आफ्टर द होम ट्रेड इज फॉरेन ट्रेड या फिर एक्सटर्नल ट्रेड। नाम से ही पता है, फॉरेन मतलब इंडिया के बाहर के बाउंड्रीज में भी। तो व्हेन द ट्रेड टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, मतलब इंडिया अमेरिका से ट्रेड कर रहा है, चाइना नहीं, चाइना से नहीं, सिंगापुर से कर रहा है, दुबई से कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे दूसरे कंट्रीज से ट्रेड कर रहा है तो उसको हम फॉरेन ट्रेड बोलेंगे, ठीक है। और इसमें जो डीलिंग्स होती है, अभी आप ही सोचना, जब इंडिया के अंदर ही अंदर बिजनेस हो रहा है तो लोकल करेंसी, पर अगर हम दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं तो इट विल बी फॉरेन करेंसी, राइट। हमको वहाँ की कंट्रीज में पेमेंट मिलेगा या हमको वहाँ की कंट्रीज में पेमेंट करना पड़ेगा, डिपेंड्स कि हम इम्पोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इम्पोर्ट ट्रेड क्या होता है, अभी ये पढ़ेंगे तो वही बोलेगा, व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज्ड फ्रॉम अनदर कंट्री इट इज कॉल्ड इम्पोर्ट ट्रेड। मतलब मैं इंडिया हूँ और का इम्पोर्ट का एकदम अच्छा एग्जाम्पल अगर लेंगे तो आईफोन्स। आईफोन्स हम इम्पोर्ट करवाते हैं अमेरिका से, इंडिया में नहीं बनता है, हम बाहर से इम्पोर्ट करवाते हैं, ठीक है। तो दैट इज इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट ट्रेड, व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड टू फॉरेन बायर्स, मतलब इंडिया से कुछ चीजें जो बाहर भेजी जा रही है, एक्सपोर्ट की जा रही है, वो एक्सपोर्ट होता है। एंट्री पोर्ट ट्रेड क्या होता है, एंट्री पोर्ट मतलब मैं इंडिया हूँ, मैं यहाँ पे एक चार्ट बना के दिखाती हूँ। मैं इंडिया हूँ, ठीक है। ये हम है, ये हमने गुड्स लाया, मतलब ये क्या हो गया, ये इम्पोर्ट हो गया, ठीक है। मैं आई लिख रही हूँ तब समझ लेना। ये हमने सिंगापुर से कुछ गुड्स इंपोर्ट किया इंडिया में, और फिर वही गुड्स इंडिया से अमेरिका को एक्सपोर्ट कर दिया, समझ रहे हो। तो एंट्री पोर्ट क्या होता है, एंट्री पोर्ट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों इन्वॉल्व होता है। एक कंट्री से मैंने गुड्स लाया और दूसरे में बेच दिया, ठीक। यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया, आप पढ़ोगे तो, इंडियन सेलर इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम जापान एंड री एक्सपोर्टिंग सेम टू अफ्रीका। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब helps to trade, aids to trade. So all those activities that facilitate the smooth flow of goods from manufacturing centers to consumption centers are called aids to trade or auxiliaries to trade. Auxiliaries का spelling बहुत difficult है तो हम aids to trade ही याद रखेंगे। So this activities play supportive role, मतलब बाइंग और सेलिंग के लिए जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, जो फ्लो स्मूथ कर सकती है, आपकी गुड्स बिकवा सकती है, वो सारी चीज़ें एड्स टू ट्रेड में मिलती है। दे हेल्प इन रिमूविंग द हिंडरेंसेस, हिंडरेंसेस मतलब ऑब्स्टैकल्स, मतलब जो कठिनाई बीच में आती है वो निकालने के लिए मदद करती है, विच अराइजेज ड्यू टू प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये एक एक करके पढ़ेंगे, मैंने आपको समझाया तो है ही वन लाइन में। The first one is transport. The goods are produced at one place, but they are demanded over the wide area. So, goods are to be sent to different places where they are demanded. ठीक है। अभी मैं आपको बोला था, अगर मैं महाराष्ट्र में कोई चीज़ बना रही हूँ, प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो मैं क्यों बनाऊंगी अगर मुझे सिर्फ महाराष्ट्र में बेचना है। ऑब्वियसली जब मैं कुछ खर्चा कर रही हूँ, गुड्स प्रोड्यूस कर रही हूँ, स्काई इज द लिमिट, मेरे को कहीं से भी ऑर्डर्स आ सकते हैं, कहीं से भी डिमांड आ सकता है मेरे गुड्स का, ठीक है। तो एक जगह पे प्रोड्यूस हुआ है बट वो दूसरी जगह पे डिमांड हो सकता है, राइट। अब मैं यहाँ से वहाँ कैसे उसको डोरेमोन का एनीवे डोर तो यूज़ नहीं करूँगी, आई वुड नीड ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए। So the mode of transport facilitates the movement of men and material from one place to another. अब movement of men क्यों लिखा है, जैसे कि हमने सुना रहेगा ना, आईटी इंडस्ट्री में या कोई भी कंपनीज में, अगर सपोज हम आईटी का ही लेते हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही होता है मूवमेंट ऑफ मेन। अगर मैं किसी कंपनी में, समझ लीजिए टीसीएस में, अगर मैं वहाँ पे मुंबई में अपॉइंट हुई हूँ, बट टीसीएस का जो ब्रांचेज है वो तो हर जगह है, तो समझ लो उनको दिल्ली में किसी एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो एक्सपीरियंस्ड है, तो वो लोग मुझे ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ से, ठीक है। आई विल गो बाय रेलवे या फिर फ्लाइट, जैसे भी फिजिबल होगा। तो ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मुझे भी मुंबई से दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया,
तो मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल्स तो आपको मालूम ही है, अगर गुड्स का डिमांड कहीं और से होता है। सेकेंड इज वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या होता है? देयर इज अ गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। ये तो गैप हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं कि हमने गुड्स प्रोड्यूस किया, अब वो हर किसी को सपने में तो नहीं आएगा ना कि ये गुड नया आया है मार्केट में, तो वो एक गैप है। तो क्या होता है, दूसरी बात कि अब मैंने बहुत सारे गुड्स बना लिए। अब गुड्स गुड्स बोल के तो कंफ्यूज हो जाएगा। समझ लीजिए मैंने लैक्स ऑफ पेंसिल्स बनाई है, ठीक है, ये सोच के कि मेरे को बहुत सारे डिमांड आएंगे मेरे गुड के लिए, तो मैंने एक साथ में 1 लाख पेंसिल्स का प्रोडक्शन कर दिया। अब वो पेंसिल्स मेरे पास हैं, तो क्या ज़रूरी है कि एक ही टाइम पे मुझे सारी पेंसिल्स बिक जाएंगी मेरी लाख की लाख पेंसिल्स? दैट्स नॉट पॉसिबल। डिमांड्स धीरे धीरे आएंगे मेरी पेंसिल के लिए, जब एडवर्टाइज होगा, जब लोगों को पता चलेगा, तब वो पेंसिल्स बिकेंगी। पर तब तक क्या, वो पेंसिल कहाँ रखेंगे? तो उसको स्टोर करने के लिए वेयर हाउस बनाते हैं। वेयर हाउस इज लाइक गोडाउन, एक ऐसी जगह जहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने जो प्रोड्यूस की है उसको हम स्टोर कर सकें। Certain goods are produced throughout the year but consumed only in the particular part of the year and vice versa. मतलब अ, अगर हम छतरी के अम्ब्रेला का एग्जांपल लिया, तो अम्ब्रेला तो हो सकता है कि पूरे साल प्रोडक्शन होता रहे उसका, पर सबसे ज़्यादा उसका इस्तेमाल कौन से सीज़न में होता है? रेनी सीज़न में। तो तो पूरे, अब रेनी सीजन तो सिर्फ 4 महीने होता है, ठीक है, तो बाकी 8 महीने क्या, तो उसको हम वेयर हाउस में स्टोर करके रखते हैं ताकि वो दोबारा जब डिमांड आए तब यूज हो सके। इन द era of mass production, storage is indispensable. This goods should be stored carefully from time they are produced till the time they are sold. मैंने आपको बोला ना, मैंने प्रोड्यूस किया, डिमांड नहीं आया, तो उसके बीच का जो टाइम है वो हम वेयर हाउस में रखेंगे। Warehouses are also called godowns. Price is maintained at reasonable level and there is a continuous supply of goods and services. तो अभी समझिए, अगर मेरे पास वेयर हाउस नहीं है, ठीक है, तो मेरे पास गुड्स रखने की जगह ही नहीं है, तो समझ लीजिए मुझे ऑर्डर आया 10,000 पेंसिल्स का, तो मैंने 10,000 पेंसिल्स बना के बेच दिए। पर अगर मुझे तुरंत ही और 10,000 पेंसिल्स का ऑर्डर आया, तो मुझे वो टाइम लगेगा वापस 10,000 पेंसिल्स बनाने का। इससे बेटर है आप लॉट में बना के रख लो वेयर हाउस में, तो देयर विल बी अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड वन इज इंश्योरेंस। देयर आर वेरियस रिस्क्स इन्वॉल्व इन बिजनेस। द गुड मे बी डिस्ट्रॉयड while in production process or in transit due to accident or storage due to fire or theft, ठीक है। अगर कैसे लिखा, प्रोडक्शन प्रोसेस में कैसे डिस्ट्रॉय हो सकता है? जैसे आप बिस्किट्स ले लो, आप कभी बिस्किट्स के फैक्ट्री में विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि कभी कभी जब वो बिस्किट्स को बेक करते हैं तो वो बराबर बेक नहीं हो पाता है, तो उससे क्या होता है, कोई बिस्किट टूट जाता है या कोई ज़्यादा पक नहीं पाता, तो ये सारी चीज़ें डिफेक्टिव हैं। तो इसका जो पैसा है, या फिर इन ट्रांजिट, जैसे आपका कोई गुड्स है वो शिप के थ्रू कहीं पे एक्सपोर्ट हो रहा है या इंपोर्ट हो रहा है, तो हो सकता है कि पानी में साइक्लोन आ जाए या फिर आपका गुड्स पानी में गिर जाए और ख़राब हो जाए, तो ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाए, या फिर आपने वेयर हाउस में रखा है और वेयर हाउस में आग लग गई, तो कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो अब क्या होगा, हम थोड़ी ना इतना सारा पैसा हम डाल रहे हैं, तो जैसे हमारा लाइफ इंश्योरेंस होता है, हम सब अपना LIC भरते हैं ना, जैसे हमारा लाइफ इंश्योरेंस होता है वैसे गुड्स के लिए भी इंश्योरेंस होता है। तो जो बिजनेसमैन होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने गुड्स को इंश्योर कराते हैं इंश्योरेंस कंपनी में, रिस्क इंश्योर कराते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ, पानी में गिर गया या आग लग गई या कुछ भी हुआ, तो हमको उसका पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो फ्री में नहीं देते, वी हैव टू पे प्रीमियम। जैसे हमारे लाइफ इंश्योरेंस में हम प्रीमियम भरते हैं, वैसे गुड्स इंश्योरेंस में भी हमको प्रीमियम भरना पड़ता है। द बिजनेसमैन हैज टू इंश्योर हिज गुड्स एंड पे प्रीमियम रेगुलरली। रिस्क कैनॉट बी अवॉइडेड कम्प्लीटली बट दे कैन बी मिनिमाइज्ड। अभी कुछ चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती है, ठीक है, अभी साइक्लोन कब आएगा कब नहीं हमको बता के नहीं आता है, आग कब लगने वाली है कब नहीं, ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। पर अभी ये सारी चीज़ें हम एकदम से बंद तो नहीं कर सकते, पर हाँ, अगर हम इंश्योरेंस ले लेंगे तो समझ लो अगर गोडाउन में 10 लाख का गुड्स रखा हुआ है, माल रखा हुआ है 10 लाख का, और उसमें आग लग गई, तो इतनी तो तसल्ली होगी कि मुझे 8 लाख रुपए इंश्योरेंस से मिल जाएंगे, मतलब मेरा जो लॉस होगा वो 2 लाख का ही होगा, ठीक है।
फोर्थ वन इज बैंकिंग। वी रिक्वायर मनी टू स्टार्ट बिजनेस एंड रन इट स्मूथली। मैंने आपको बोला था बिजनेस चालू करना मतलब हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट। पैसे नहीं है तो बिजनेस चालू नहीं होगा। बैंक सप्लाइज द मनी। अब कैसे होता है, बैंक कैसे सप्लाई करता है, हम लोन ले सकते हैं, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन। तो वो लोन लेके हम अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं। एडिक्वेट फंड्स मिल जाएंगे बैंक से, एंड बैंक ऑल्सो प्रोवाइड्स लोन, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जैसे आप अपने सप्लायर्स को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो एक लिमिट होती है, जैसे 1 लाख तक। आप 1 लाख तक बिना पैसे दिए आप सप्लायर्स को टाइमली पेमेंट करते रहिए, और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स में वो ओवरड्राफ्ट कम करते रहिए। Banks also provide many services like checks, drafts, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। बैंकिंग अभी इतना ज़्यादा नॉर्मल हो गया है कि अब इसके ऊपर डिस्कशन करना मतलब शायद आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा बैंकिंग के बारे में। तो इतना बोल सकते हैं कि बिजनेस में जो पैसे से रिलेटेड जो भी कोई चीज़ है, अगर कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी आती है या आपको किसी से पेमेंट निकलवाना है या किसी को देना है, तो बैंकिंग की वजह से वो चीज़ बहुत ही आसानी से हो सकती है। फिफ्थ वन इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इज अ इफेक्टिव एड इन सेलिंग द गुड्स। मैं जैसे कि बोला, अगर गुड्स बना है तो लोगों को वो सपने में नहीं आएगा कि ये नया गुड मार्केट में आया है, ठीक है। तो एडवर्टाइज करना, हर किसी को बताना, टीवी में, रेडियो में बैनर्स लगाना, होर्डिंग्स लगाना, पैम्पलेट बांटना, ये सारी चीज़ें तरीके हैं एडवर्टाइज करने के। द प्रोड्यूसर कम्युनिकेट्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स एंड सर्विस टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग डिजायर इन द कंज्यूमर टू बाय द प्रोडक्ट। देखते हैं ना फेयर एंड लवली का ऐड, उसमें मतलब पहले से ही गोरी लड़की को रखते हैं, थोड़ा स्किन डार्क कर देंगे और फिर वो ओवर द वीक्स हमको चेंजेस दिखाते हैं। मतलब ये क्या है पता है, दे आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट दैट स्ट्रॉन्ग डिजायर्स, ताकि कंज्यूमर्स को ऐसे वो मतलब बोलते हैं ना, ये एड भी रियल लगे और वो लोग ये कंज्यूमर ये गुड्स प्रोड्यूस बाय करें हमसे। It can be carried in different ways. It can be indoor and outdoor. Communicating with people when they are in their homes is called indoor advertising. For example, newspaper, radio और TV. तो अब इसमें एडवर्टाइजिंग के भी दो पार्ट्स हो गए, एक इंडोर और एक आउटडोर। इंडोर क्या है कि हम अपने घर पे बैठे हैं और हमको टीवी पे ऐड आ रहा है, हमारे घर पे न्यूज़पेपर आ रहा है, उस पे ऐड आ रहा है, या रेडियो पे ऐड आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि वो एडवर्टाइजिंग मेरे घर तक मुझे पता चल रहा है, तो वो इंडोर एडवर्टाइजिंग हो गया। आउटडोर एडवर्टाइजिंग क्या होता है, जैसे आप हाईवे पे जब ड्राइव कर रहे हो तो आप देखोगे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, बैनर्स लगे होते हैं। आप किसी मॉल से या क्लासेस से बाहर निकलते हो तो पैम्पलेट्स बट रहे होते हैं। तो दीज आर काइंड ऑफ आउटडोर एडवर्टाइजिंग। मर्केंटाइल एजेंट्स। कस्टमर्स आर स्कैटर्ड ओवर वेरी वाइड एरिया। मैंने आपको बताया था इनिशियली जब हम चार्ट पढ़ रहे थे कि कस्टमर्स बहुत सारे हर जगह पे है। ज़रूरी नहीं कि वो महाराष्ट्र में होगा, बट एवरीवेयर इट कैन बी। मेरे को मतलब मैं नहीं पहुंच सकती हर जगह पे, तो मैं क्या करूँगी, हर स्टेट में एक आदमी को अपॉइंट करके रखूंगी जिसको हम मर्केंटाइल एजेंट या सिर्फ एजेंट बोलेंगे। So it is not possible for seller to contact customers. This is difficulty solved by mercantile agents. वो लोग क्या करेंगे, मैंने एजेंट्स को बोल दिया कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट है, इसके ये फीचर्स है, ये प्राइस है, अब तुमको इसको बिकवाना है। तो वो मर्केंटाइल एजेंट्स क्या करेंगे, जिस पर्टिकुलर एरिया में उनको अपॉइंट किया गया है वो वहाँ पे एकदम जीत तोड़ एडवर्टाइजिंग करेंगे और मेरा प्रोडक्ट्स बिकवाने का ट्राई करेंगे। उसके बदले में हम उनको क्या देंगे, कमीशन। तो तो अगर मैंने सपोज एक पेंसिल बेची, एक पेंसिल का बात करते हैं, एक पेंसिल बेची 15 रुपए की, ठीक है। अब वो 15 रुपए एजेंट तो बेच देगा 15 रुपए में, तो मुझे 15 रुपीज मिले। उसमें से मैं कुछ परसेंटेज जैसे 5 या 10 5 रुपीज ऐसा कुछ मैं एजेंट को दे दूंगी, कमीशन बोलते हैं उसको। Communication. In today's world, there is information explosion. The information has to be communicated. There is a need of communication facilitating the traders, producer, and consumer to exchange information with one another. Various means of communication is cell phone, postal services, email, etc. made available. मतलब अब ये पूरी दुनिया इतनी बड़ी है कि यहाँ पे हर सेकंड कुछ नया होता है, ठीक है। हर कुछ नया इन्वेंट हो रहा है, कुछ नई चीज़ें ट्राई हो रही है, कुछ रिसर्च हो रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिकेट करना, लोगों को बताना,
अगर सपोज मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने कोई नई चीज़ बनाई है, तो बहुत ज़रूरी है कि मैं प्रोड्यूसर्स को, होलसेल ट्रेडर्स को और सारे लोगों को कम्युनिकेट करूँ। उसके वजह से ही मेरा बिजनेस बढ़ पाएगा, वरना नहीं बढ़ेगा। सो आई गेस वो अपना चार्ट खत्म हो जाता है। एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज़ के दो पार्ट हैं। फर्स्ट वन इज इंडस्ट्री, सेकेंड इज कॉमर्स। इंडस्ट्री के तीन पार्ट्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी नेचर से इनपुट लेता है और गुड्स बनाता है। वो गुड्स सेकेंडरी एज ए इनपुट लेता है और फिनिश गुड्स बनाता है। टर्शरी क्या करता है? दोनों की मदद करता है। फिर आता है कॉमर्स, उसमें दो पार्ट है, ट्रेड दैट इज बाइंग एंड सेलिंग। ट्रेड के अंदर भी दो ट्रेड है, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड में आता है होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड, और फॉरेन ट्रेड के अंदर आता है इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट। फिर एज टू ट्रेड, मतलब जो बाइंग एंड सेलिंग के लिए मदद करता है। तो दैट्स द एंड ऑफ द चार्ट। यहाँ पे एक डिस्टिंग्विश बिटवीन है, इफ जो हमने अभी तक पढ़ा है वो चीज़ें समराइज करके यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, एक बार के लिए ये वीडियो इधर एंड करते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस अबाउट दिस डिफरेंस बिटवीन एंड दी एक्सरसाइज जो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स और ये सब चीज़। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक। हमने पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया है, बट ये एक छोटा सा पार्ट और आपका एक्सरसाइज का पार्ट रह गया था। तो चालू करते हैं डिस्टिंग्विश और कंपैरेटिव स्टडी चार्ट के बारे में। ये सिर्फ एक समरी बोल सकते हैं इसके बारे में। तो द फर्स्ट वन इज इंडस्ट्री और कॉमर्स के बीच में जो डिफरेंस है। सबसे पहला हमको पता है मीनिंग होता है हमेशा। तो अच्छा, आप एग्जाम में जब डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखोगे तो उसको पैराग्राफ फॉर्मेट में कभी नहीं लिखना है। क्यों पता है? क्योंकि जो पेपर चेकर है उसका जो मेंटालिटी क्या होता है कि वो पैराग्राफ पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। अगर आप उसको इस तरह से टेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट करेंगे तो उसको ये प्रेजेंटेबल भी लगेगा और वो पढ़ेगा भी आपका आंसर। The first one is winning. Industry is engaged in production of goods and services. सेकेंड कॉमर्स क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लोकेशन, अब इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेट होता है? फैक्ट्री में या वर्कशॉप्स में। ठीक है, और कॉमर्स कैसा होता है? मार्केट या ऑफिसेज में होता है। ठीक है, अब यूटिलिटी के बारे में बात करेंगे तो इंडस्ट्री फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करता है। अब फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है? मैं आपको पहले मीनिंग समझाऊंगी, आप वीडियो पॉज करेंगे, मीनिंग को अपनी टेक्स्ट बुक में लिखेंगे या नोटबुक में लिखेंगे, जैसे आपको कन्वीनियंट रहेगा। फॉर्म यूटिलिटी मतलब क्या है? किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्म कन्वर्ट करना, जैसे रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में लाना। ठीक है, अब किसी को, अगर मेरे कंज्यूमर को टमाटो केचप खाना है तो मैं उसको टमाटर तो नहीं खवाऊंगी ना, आई विल कन्वर्ट इट इनटू टमाटो केचप। तो ये मैंने क्या क्रिएट किया पता है? मैंने उसका फॉर्म चेंज किया। तो इंडस्ट्री क्या करती है? फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करती है। हाउएवर कॉमर्स क्या करता है? प्लेस, टाइम और पोजेशन यूटिलिटी क्रिएट करता है। ठीक है, तो प्लेस यूटिलिटी क्या होता है पता है? मेरा गुड्स जहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए वहाँ पे पहुँचाना, ये चीज़ ट्रांसपोर्ट करती है। मुझे मेरा गुड्स राजस्थान में पहुँचाना है, इट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी क्या है कि जब जैसे कंज्यूमर, आपका कस्टमर डिमांड करे, आपका गुड्स अवेलेबल होना चाहिए, ये चीज़ वेयर हाउस करती है। मैंने बताया था ना कि यू स्टोर द गुड्स इन वेयर हाउस एंड देन एज एन व्हेन डिमांड कम्स, आपका कस्टमर आपसे डिमांड करता है तो वो टाइमली अवेलेबल होना चाहिए। द थर्ड थिंग इज पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन यूटिलिटी क्या होता है कि ऐसा गुड्स या प्रोडक्ट बनाना जिसका बोलते हैं ना, ओनरशिप मिलने से, जिसका ओनरशिप मिलने से हमें वैल्यू क्रिएट होता है। जैसे मैंने कुछ खरीदा है तो वो मेरे लिए वैल्यूएबल होना चाहिए, ये होता है पोजेशन यूटिलिटी। द फोर्थ इज रिसोर्सेज। अब इंडस्ट्री में कौन से रिसोर्सेज की यूज होती है? मशीन और मैन पावर की। कॉमर्स में मैन पावर का ही यूज होता है, मशीन्स का कोई काम नहीं। मशीन्स एडवर्टाइज नहीं करेगी, मशीन जगह जगह पे घूमेगी नहीं, ये काम एक ह्यूमन बीइंग का ही होता है, एक आदमी का ही होता है।
तो यहाँ पे सिर्फ मैन पावर है, बट इंडस्ट्री में मशीन पावर भी है। फिफ्थ वन इज कैपिटल। इंडस्ट्री में ह्यूज कैपिटल इज रिक्वायर्ड, कंपेरेटिवली लेस कैपिटल इज रिक्वायर्ड। मतलब कॉमर्स में हमको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो इतना ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, बट इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़े अमाउंट का पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। इंटरडिपेंडेंस, अब इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आर मीनिंगलेस विदाउट कॉमर्स। मैंने आपको बताया ना, अगर हम गुड्स प्रोड्यूस करके रखते हैं अपने यहाँ पे और वो बिकेगा ही नहीं या लोग खरीदेंगे ही नहीं, तो हम प्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं, राइट? तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन कॉमर्स। कॉमर्स एक्टिविटीज कैन नॉट बी स्टार्टेड इन एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री ही नहीं है तो हम बेचेंगे क्या, व्हाट विल बी डिस्ट्रीब्यूट? तो दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वली इंडिपेंडेंट है। कंडक्ट बाय, अब इंडस्ट्री प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स चलाते हैं और कॉमर्स ट्रेडर्स या मर्केंटाइल एजेंट्स चलाते हैं। स्टेटस क्या है? प्राइमरी इंपॉर्टेंस क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री गुड्स बनाता है, गुड्स बनेगा ही नहीं तो बिकेगा नहीं। और ये सेकेंडरी है क्योंकि गुड्स बनने के बाद सेकेंड चीज़ हम डिस्ट्रीब्यूशन का करते हैं। क्लासिफिकेशन जो मैं पढ़ा था वही है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। यहाँ पे आएगा ट्रेड और ऑक्सिलरीज या एज ट्रेड। मार्केट फोर्स, अब इंडस्ट्री क्या करता है मालूम है? इंडस्ट्री रिप्रेजेंट करता है सप्लाई साइड ऑफ द मार्केट। मतलब इंडस्ट्री में गुड्स बनते हैं बेचने के लिए, राइट? बट कॉमर्स क्या करता है, हमको डिमांड और सप्लाई दोनों दिखाता है। डिमांड कैसे? जो कंज्यूमर हमसे डिमांड करेगा वो कॉमर्स वाले एरिया में पता चलता है क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो हमको वहाँ से डिमांड मिलेगी और वहीं से सप्लाई जाएगा, तो ये दोनों मार्केट को रिप्रेजेंट। द नेक्स्ट वन इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस। सबसे पहला ये तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये तो सिमिलैरिटी हो गई, आप बोलोगे डिफरेंस कैसे हुआ? तो बिजनेस में गुड्स बनता है और डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्रोफेशन में एक्सपर्ट्स होते हैं जो सर्विसेज रेंडर करते हैं, गुड्स का कोई लेना देना नहीं होता है, एक्सपर्ट्स होते हैं। एम्प्लॉयमेंट में एक इंसान दूसरे इंसान के लिए काम करता है, वन पर्सन वर्क्स फॉर अनदर पर्सन। रही बात रिवॉर्ड और रिटर्न की, बिजनेसमैन को प्रॉफिट मिलता है। जो प्रोफेशनल लोग हैं जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इनको क्या मिलता है? फीस मिलती है। और जो एम्प्लॉय है, गरीब लोग, उनको वेजेस मिलता है और पगार मिलता है मंथली। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो हम पैसा लगाते हैं, बिजनेस है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट ह्यूज, ह्यूज मतलब ऑफिस बनाने से लेके रॉ मटेरियल लाने से लेके प्रोड्यूस करने से लेके बेचने तक सारा पैसा अपना होता है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है। प्रोफेशनल इसमें लिमिटेड होता है क्योंकि उसमें गुड्स का कोई झंझट ही नहीं है, सिर्फ एक ऑफिस खड़ा कर दो और बाहर एक बोर्ड लगा दो एंड चालू कर दो अपना बिजनेस। सैलरी वाले में तो कैपिटल का प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, जो आपको सामने वाला बोलेगा आपको वही करना है और वही इन्वेस्ट करेगा, आपको कुछ नहीं लगाना। नेचर ऑफ वर्क क्या है? बिजनेस में हम गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं पब्लिक को। प्रोफेशन में हम पर्सनलाइज सर्विस देते हैं, जैसे डॉक्टर आपको आपका इलाज करता है, लॉयर्स आपके लिए केस लड़ता है, ऐसे प्रोफेशनल लोग आपको सर्विसेज देते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जो आपका मालिक बोले वही करना है, उससे ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिजनेस करना है ना, किसी भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई ऐसा मिनिमम लिमिट नहीं है कि इतना तक पढ़ेंगे या 10th तक पढ़ लिया तो बिजनेस कर लो, 12th तक पढ़ लिया। आप अगर इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो आप शायद फोर्थ या फिफ्थ से ही चालू कर दो बिजनेस करना, क्वालिफिकेशन की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट प्रोफेशन में एक्सपर्टाइज नॉलेज चाहिए होता है, मतलब प्रोफेशनल कोर्सेज। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा। आप नॉर्मली 10th 12th की पढ़ाई करके डॉक्टर नहीं बन सकते, यू हैव टू डू एमबीबीएस। वो एक्सपर्टाइज नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, सीए का एग्ज़ाम क्लियर करो। लॉयर बनना है तो एलएलबी का डिग्री लो, तो उसमें एक्सपर्टाइज नॉलेज और ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। एम्प्लॉयमेंट में डिपेंड्स कि आप कहाँ जॉब कर रहे हो, वैसा एम्प्लॉयमेंट चाहिए। अगर कहीं ग्रेजुएशन वालों के लिए नौकरी है तो ग्रेजुएट्स चाहिए, 12th वालों के लिए भी नौकरी है, 10th वालों के लिए भी होता है चाय का कप उठाने वाला नौकरी। तो डिपेंड्स, डिपेंड्स, ओके। तो सिक्स्थ वन इज डिसीजन मेकिंग।
डिसीजन मेकिंग क्या होता है? किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ के लिए डिसाइड करना, डिसीजन लेना कि ये चीज़ करनी है या ये चीज़ करना है, चूज़ करना। तो बिजनेसमैन आर फ्री टू टेक डिसीजन। बिजनेसमैन अपना मालिक खुद ही होता है, उसके ऊपर कोई नहीं होता है। तो ही हैज़ टू टेक ऑल द डिसीजंस। मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, मुझे क्या करना चाहिए बिजनेस में, क्या नहीं करना चाहिए, हाउ आई एम गोइंग टू डील विद माई कस्टमर्स, एवरीथिंग। प्रोफेशनल्स टेक एक्सपर्ट डिसीजंस। प्रोफेशनल का डिसीजन एकदम एक्सपर्ट होता है, मतलब जैसे मुझे डॉक्टर को ले लो, अगर उनको सर्जरी करनी है तो उनका डिसीजन एकदम एक्सपर्टाइज होगा कि मुझे सर्जरी करनी है तो मुझे कौन सा नर्व्स कट करना है, ठीक है ना। तो ये उनके प्रोफेशनल पीपल्स आर डिफरेंट, मतलब उनका दुनिया ही अलग होता है, वो एकदम हर चीज़ लॉजिकली करते हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि एम्प्लॉय के पास कोई पावर है, जैसे बोला कि जैसे आपका एम्प्लॉय बोले यू हैव टू वर्क लाइक दैट। अगर आप क्रिएटिव भी हो, अगर आपको लगता है कि आप इस चीज़ में कुछ अच्छा भी कर सकते हैं, तो हाँ, यू हैव टू लिसन टू एम्प्लॉयर। जितना आपके बॉस ने बोला है इतना ही दिमाग चलाना है तो इतना ही चलाना है। दे डोंट हैव एनी पावर टू टेक एनी डिसीजंस, ठीक है। रिस्क की बात आती है तो प्रॉफिट बिजनेस में तो है, बहुत रिस्क है। क्यों पता है? क्योंकि रातों रात लोगों का टेस्ट चेंज हो जाता है। रातों रात लोग ब्रांड्स बदल लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी सोसाइटी और फ्रेंड्स क्या बोलते हैं और वो क्या सोचते हैं। रातों रात क्लाइमेट चेंज हो जाता है, तो बहुत रिस्क है बिजनेस में। प्रॉफिट भी अनसर्टेन है, मतलब वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको 20,000 का ही प्रॉफिट होगा, या कभी लाख रुपए का प्रॉफिट हो सकता है, कभी 10,000 का भी हो सकता है। प्रोफेशन में रिस्क फीस इज जनरली नॉट सर्टेन। मतलब प्रोफेशन में भी कैसे होता है कि समझ लो अगर आप डॉक्टर हो तो आपके अगर पेशेंट्स आते हैं और अगर कोई ऐसे बैकवर्ड क्लास से है या कोई ऐसे गरीब है जो आपका फीस नहीं दे सकता, तो ऑब्वियसली आप थोड़ी ना उनकी किडनी निकाल के अपना फीस का भरपाई करवाएंगे। तो फीस नॉर्मली सर्टन और रेगुलर नहीं होता है, बट होता है। बिजनेस जैसा अनसर्टनिटी नहीं है यहाँ पे। बट प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है ना, एकदम महीने के आखिरी में एकदम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा एक फिक्स्ड अमाउंट से। जो अकाउंट फिक्स्ड होता है और रेगुलर पेमेंट होती है एम्प्लॉयमेंट में। इसमें कोई रिस्क नहीं होता है, आप काम कर रहे हो और महीने के आखिर में एक प्रॉपर अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एग्जाम अभी बिजनेस के एग्जाम्पल्स क्या, कौन कौन है? बिल्डर्स है जो भाजी बेचते हैं, या सुपर मार्केट वाले। प्रोफेशनल में डॉक्टर, लॉयर और चार्टर्ड अकाउंटेंट। अभी हम पूरे इसमें प्रोफेशन के नाम पे यही 3 प्रोफेशन बता करते हैं। अदर प्रोफेशंस ऑल्सो, जैसे कि आर्किटेक्ट है या सिविल इंजीनियर है, ये लोग सब प्रोफेशनल लोग हैं। एम्प्लॉयमेंट में आता है किसी कंपनी का छोटा सा क्लर्क, कोई टीचर या कोई ऑफिसर। थर्ड डिस्टिंग्विश है बिजनेस और कॉमर्स के बीच में। अब बिजनेस और कॉमर्स बताते कैसे। बिजनेस इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, which deals in production and distribution of goods and services. It commerce is a part of business which is concerned with distribution. अभी जैसे कि अगर मैं साइड में दिखाऊं तो ये अगर बड़ा सर्कल बिजनेस है, बिजनेस में 2 पार्ट है, ये प्रोडक्शन है और ये डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो ये जो हिस्सा है ना डिस्ट्रीब्यूशन का, इसके एक पार्ट को हम देंगे नाम कॉमर्स का। कंसेप्ट क्या है? जैसे हम देख सकते हैं बिजनेस इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, मतलब एक पूरा ग्राउंड है क्रिकेट का, वो बिजनेस है। उसमें 2 पार्ट्स हैं, एक जो प्रोडक्शन करता है, दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट है वो कॉमर्स है। तो बिजनेस इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, कॉमर्स इज अ नैरो कंसेप्ट, ठीक है। अब बिजनेस में कैसा स्किल्स चाहिए होता है? टेक्निकल स्किल भी चाहिए और मार्केटिंग भी चाहिए। क्यों टेक्निकल स्किल? क्यों? मशीन्स चलाने हैं, अकाउंट्स हैंडल करना है, कंप्यूटर चलाना है, टेक्निकल स्किल चाहिए। कुछ गुड्स प्रोड्यूस किए उसको बेचना है तो मार्केटिंग स्किल्स चाहिए, राइट। पर कॉमर्स इज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग स्किल्स चाहिए। अब क्लासिफिकेशन तो हमको पता ही है बिजनेस का, इंडस्ट्री और कॉमर्स। और कॉमर्स का हमको पता है ट्रेड एंड एज टू ट्रेड, ठीक है। सो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। इसके नीचे समरी है जो आप अब पहले तो देखिए, अगर हमने टेक्स्ट बुक रीडिंग साथ में की है वीडियो के थ्रू, फाइन, इसका मतलब आपने एक बार टेक्स्ट बुक तो मेरे साथ ही पढ़ ली है।
नेक्स्ट टाइम आप खुद से पढ़ेंगे तो आप वो एग्जाम्पल जो आपने टेक्स्ट बुक के बाजू में लिखे हैं वो रेफर करेंगे। ये एक छोटा सा समरी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है दैट यू कैन रेफर वाइल ड्यूरिंग योर एग्जाम्स, तो आपके लिए इजी हो जाएगा ये चीज़। अब हम डायरेक्टली आते हैं एक्सरसाइज पे। मैं आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा देती हूँ, कुछ चीज़ें जो नहीं क्लियर हुई होंगी वो क्लियर हो जाएगी। बाकी जो नीचे ब्रीफ आंसर्स वगैरह है वो तो आपको ऑब्वियसली जैसे वहाँ पे दिया है कि फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, तो आपको वो पूरा चीज़ लिखना है जो 8 पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स, द लॉयर इज, हम पूरे इसमें तीन ही तो पढ़ ही रहे हैं, प्रोफेशनल पर्सन कौन कौन है। तो लॉयर इज अ प्रोफेशनल पर्सन, इज नॉट अ बिजनेसमैन। रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट बाय डैश इंडस्ट्री, याद करना एकदम ध्यान से कि रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का चीज़ कौन करता है। तो एक एक ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, पता चलेगा। जेनेटिक में ऐसा कुछ नहीं होता है, जेनेटिक रिमेंबर रिप्रोडक्शन के बारे में होता है। एक्सट्रैक्टिव हमने सुना था वो कोल वगैरह निकालते हैं अंडरग्राउंड में से। मैन्युफैक्चरिंग डज दैट जॉब। मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या करते हैं, टमाटो निकाल के टमाटो केचप बनाते हैं। सिर्फ यही एग्जाम्पल नहीं है, और भी एग्जाम्पल्स है। So third one is actual buying and selling of goods is known as trade. बाइंग एंड सेलिंग आया ना तो ट्रेड ही लिखना है डायरेक्टली। नेशनल लेवल कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिपेयर्ड फॉर, हमने पढ़ा था, पता नहीं आपको, आपने अगर रिवाइज किया रहेगा तो आपको याद होगा कि ये क्या है। बिजनेसमैन के लिए खुला मैदान है, ठीक है। दे कैन मेक देयर ओन डिसीजंस, क्वालिफिकेशन ज़रूरी नहीं है। एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयज़ वो घोड़ा है जिसके आगे वो फोकस वाला ही रहता है, जो एम्प्लॉयर बोलेगा वही करना है। पर प्रोफेशनल्स वो लोग हैं जो प्रोफेशनल डिग्री हासिल करते हैं और उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया जाता है। जैसे डॉक्टर के लिए हिपोक्रेटिक ओथ होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए प्रोफेशनल एथिक्स होता है। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट है जो उनका काउंसिल उनके लिए बनाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम इज एन एक्टिविटी डन अंडर डैश। सबसे पहले तो देखो ये एकदम सिंपल है, ऐसे जाएंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम मतलब ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। अब दिमाग में याद करो कि कंस्ट्रक्शन कौन से सेक्टर में था। प्राइमरी में तो वो चीज़ें होती है जो नेचर से आती है, कंस्ट्रक्शन नेचर से नहीं आता। टर्शरी में कुछ भी नहीं बनता है, टर्शरी की सपोर्ट देता है, इसका मतलब ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी में था मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। सिक्स वाला था प्रॉब्लम ऑफ डिस्टेंस इज सॉल्व बाय। प्रॉब्लम डिस्टेंस कैसे सॉल्व होगा, ट्रांसपोर्ट से, गुड्स यहाँ से वहाँ बेचना है, ऐसा कुछ है। कॉमर्स इज अ ब्रांच ऑफ, कॉमर्स किसका ब्रांच है, इंडस्ट्री तो खुद एक ब्रांच है, ट्रेड तो सब ब्रांच है, तो कॉमर्स इज ब्रांच ऑफ बिजनेस। रिटर्न इज अ बिजनेस, रिटर्न इन बिजनेस इज कॉल्ड, सैलरी तो गरीब लोगों को मिलती है, मतलब एम्प्लॉयमेंट वालों को मिलती है, फीस तो प्रोफेशनल्स को मिलती है। एकदम मुनाफा बोलेंगे तो प्रॉफिट बिजनेसमैन को मिलता है, प्रॉफिट। बिजनेस यूनिट डिपेंड्स अपॉन डैश फॉर सेलिंग इट्स आउटपुट, बिजनेस यूनिट डिपेंड्स अपॉन डैश फॉर सेलिंग इट्स आउटपुट। बिजनेस किस पे डिपेंड करता है अपना आउटपुट देने के लिए, इंडस्ट्री पे नहीं, एम्प्लॉयज़ पे नहीं, सोसाइटी पे डिपेंड करता है। सोसाइटी को देता है वो जो भी प्रोड्यूस करते हैं। वेयर हाउसिंग क्रिएट्स डैश यूटिलिटी, मैंने आपको बताया था। प्लेस यूटिलिटी तो ट्रांसपोर्ट करता है। टाइम यूटिलिटी क्या होता है कि जब जैसे डिमांड आए ना आपका गुड्स अवेलेबल होना चाहिए, और वो कैसे होगा, वेयर हाउसिंग टाइम यूटिलिटी। वेयर हाउस में आप गुड्स रखते हो और जैसे डिमांड आता है वेयर हाउस से निकाल के बेच देते हो, तो वो टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है। मैच द पेयर्स करते हैं। हेल्पिंग अ डिसेबल्ड पर्सन, हेल्पिंग अ डिसेबल्ड पर्सन इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑब्वियसली आप किसी डिसेबल इंसान को मदद करने के पैसे नहीं लोगे, राइट। और सेकेंड, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या डाल सकते हैं, हमने एग्जाम्पल पढ़ा था पता है, तीन, एनिमल हस्बेंड्री, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। सेरिकल्चर को डाल देते हैं, फाइन। सिल्क वाला है, आई होप आपने एग्जाम्पल लिखा होगा।
लोकल करेंसी किस में डील करते हैं हम? लोकल करेंसी इंटरनल ट्रेड में, राइट। और ये क्या है? सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स हमने कहाँ पे सॉल्व की थी? सोशल ऑब्जेक्टिव्स में। ये कहा था पता है ना? बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स में दो पार्ट थे, इकोनॉमिक जो पैसे से रिलेटेड था और सेकेंड वाला जो सोसाइटी से रिलेटेड था। अब क्यू वन वर्ड फ्रेज एंड टर्म, ये मैं बोलती जाऊंगी, आप ध्यान से लिखते जाना। A regular activity concerned with production and distribution of goods, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों आया। मैंने ऊपर क्या बनाया था पता है? राउंड बनाया था, दो पार्ट किया था, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो यहाँ पे आएगा बिजनेस, लिखते जाना, ऐसे नहीं कि बाद में लिखना है। ह्यूमन एक्टिविटीज दैट आर कंडक्टेड फॉर अर्निंग मनी, ह्यूमन एक्टिविटी मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक के तो पैसे नहीं लेते ना हम। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग जितनी बार बोला है बाइंग एंड सेलिंग मतलब ट्रेड। कुछ ये मैं वर्ड्स मार्क कर रही हूँ ना, क्यों? इसलिए क्योंकि ये सारे जो आंसर्स है ना उसका एसेंस ही इन वर्ड्स में। जहाँ पे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन साथ में दिखता है तो बिजनेस, जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी फॉर अर्निंग मनी दिखता है तो इकोनॉमिक, जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग दिखता है तो ट्रेड। ओके। एक्टिविटीज दैट रिमूव ऑल द डिफिकल्टीज इन ट्रेड आर ऑक्सिलरीज वाला या फिर एड्स टू ट्रेड, जो भी आप लिखोगे राइट ही होगा। एड्स इजी है याद करने के लिए। द टाइप ऑफ इंडस्ट्री दैट क्रिएट इमूवेबल वेल्थ, अरे ये तो याद होना ही चाहिए। इकलौता इकलौता ऐसा इंडस्ट्री है जो इमूवेबल वेल्थ क्रिएट करता है। बोला था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तो कंस्ट्रक्शन। मैं आधा ही लिख रही हूँ, आप पूरा लिखोगे बुक में, एग्जाम के टाइम में फिर याद भी नहीं रहेगा। नेम द बिजनेस एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसा बिजनेस एक्टिविटी जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड है, तो ऐसा तो इंडस्ट्री होता है, राइट। वही गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। Seventh is name the business activity which is concerned with distribution, production, industry, distribution, commerce. The activity which provides mobility to men and material. The activity which provides mobility मतलब movement, movement to men and material, तो होता है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट की वजह से मूवमेंट। एंड एड टू ट्रेड विच क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी, अभी तो पढ़ा था वेयर हाउस, जब जैसे डिमांड आए गुड्स अवेलेबल होगा। हैंडराइटिंग गंदी है बट आप अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना। एन ऑक्यूपेशन बाय विच अ पर्सन अग्रीज टू प्रोवाइड एक्सपर्ट सर्विसेज फॉर फ्री, ऐसा कौन सा ऑक्यूपेशन है? प्रोफेशन। प्रोफेशन में एक्सपर्टाइज लोग होते हैं जो अपना सर्विस देते हैं। फाइन, फटाफट ट्रू और फॉल्स करते हैं। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रू, पैसे मिलते हैं उसके। एवरी प्रोफेशन इज प्रैक्टिस फॉर अर्निंग मनी, ट्रू, वरना कोई इतना खर्चा क्यों करेगा पढ़ाई पे। प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद नेचर, ट्रू। ट्रेड इंक्लूड्स कॉमर्स, हाँ कॉमर्स इंक्लूड्स ट्रेड, तो ये फॉल्स हो गई, राइट। वेयर हाउसिंग रिमूव्स द डिफिकल्टी ऑफ टाइम, वेयर हाउसिंग रिमूव्स द डिफिकल्टी ऑफ टाइम, ये फॉल्स। टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है, डिफिकल्टी कहाँ निकालते हैं। ट्रेड इंक्लूड्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, बाइंग सेलिंग ट्रेड। Profit leads to increase in overall efficiency of organization, true. प्लांट नर्सरी का एग्जांपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑयल का होता है, प्लांट नर्सरी हॉर्टिकल्चर में होता है, ये फॉल्स है। इंडस्ट्री क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी, फॉर्म कन्वर्जन, या ट्रू, पढ़ा था ना डिस्टिंग्विश में। रिटेलर इज अ लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर, ना फॉल्स। चार्ट याद रखना, मैन्युफैक्चरर पहले आता है, उसके बाद होलसेलर आता है,
के बाद आता है रिटेलर और उसके बाद हम आते हैं, ठीक है। तो होलसेलर इज द पर्सन हु क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। फाइंड द ऑड वन आउट करते फटाफट। एग्रीकल्चरल, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, मैन्युफैक्चरिंग कट। क्यों? क्योंकि बाकी तीनों प्राइमरी वाले हैं। इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, होलसेल ट्रेड, एंट्रीपोर्ट ट्रेड, होलसेल ट्रेड कट, क्योंकि बाकी सब फॉरेन ट्रेड है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, बाकी तीनों टर्शरी सेक्टर में आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं आता है, तो ये ऑड वन आउट है। टी, मिल्क, कॉफी, मशीनरी, मशीनरी आउट क्योंकि ये कैपिटल गुड्स है। Complete the sentence. Economic activity are those activities which are conducted to earn money. यहाँ पे लिखते जाना earn money. Dash includes marketing of goods and services. Commerce. Commerce मतलब distribution. Business is an economic activity. The basic purpose of business is to earn money. Profit. Professional charge fees in excess. यहाँ पे fees आएगा. Okay. Dash is the person who offers work. Dash is the person offers work. Employer. Employer काम देता है किसको? Employee. Dash is considered a reward for assuming the several business risk. Profit. Industry creates firm utility. That आपकी. In Dash trade, goods are purchased and sold in bulk. Wholesale. Dash is the link between wholesale and consumer, retailer. ठीक है. करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं. ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, मतलब दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो उसको हम एक्सटर्नल ट्रेड बोलेंगे. परचेज फ्रॉम गुड एंड सर्विस फ्रॉम अनदर कंट्री, जिससे हम परचेज कर रहे हैं तो उसको हम इम्पोर्ट बोलेंगे. ठीक. सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विस टू फॉरेन कस्टमर्स, फॉरेन कस्टमर्स को गुड्स एंड सर्विस बेचना है, हम बेच रहे हैं तो एक्सपोर्ट. लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर रिटेलर में होलसेलर, प्रोड्यूसर एंड रिटेलर होलसेलर है. आई होप दिस इज क्लियर. फॉरेन, ये फॉरेन ट्रेड आएगा, एक्सपोर्ट नहीं है. फॉरेन ट्रेड नीचे से देने देखना. पहले का है एक्सपोर्ट, सेकेंड का इम्पोर्ट. यहाँ पे लिख दूँ 1, 2, 3 एंड 4. डन. इसके नीचे वन सेंटेंस है, वो आपको चैप्टर रीड करेंगे, उसमें मार्क करते रहिए. सेम अंडरलाइन वर्ड सही है या गलत आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, वही सेम चीज़ है. तो ये इन शॉर्ट एक्सरसाइज आपका खत्म होता है. ठीक है. दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट चैप्टर. अब आप चैप्टर खुद रीड करेंगे, जो भी आपको क्वेरीज हैं वो नोट डाउन करेंगे, एंड आप जो नीचे दिया हुआ नंबर है जो आपको वीडियो में दिख रहा है उसके ऊपर आप व्हाट्सएप करेंगे या आप ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं अपने क्वेरीज, एंड आई विल रिप्लाई. थैंक यू.